पड़ोसियों ने थाने में उसके खिलाफ कई दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन पुलिस वालों ने महज इस बिना पर हर बार कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है कि वहां मर्दों की आमदोरफ्त न होने के बराबर है। फिर इसका कारोबार कैसे चलता होगा, मैंने पूछा। बदी के कदीम तरीन पेशे पर कानूनी पाबंदियों ने हमेशा नित नई राहों को जन्म दिया है, अव्वल खान ने खफगी से कहा। वहां सरे शाम लड़कियां जमा होती हैं और बंद संवर कर अपनी नामालूम मंजिलों पर ग्राहकों से मुलाकात के लिए रवाना हो जाती हैं। मैडम किसी मर्द को अपने फ्लैट में नहीं आने देती। और उसका मैखाना कैसे चलता है? वीरा ने दिलचस्पी लेते हुए सवाल किया। उसके दोनों धंधे फोन पर चलते हैं। उसने 2 जवान लड़कों को मुलाजिम रखा हुआ है जो मोटरसाइकिलों पर शराब की बोतलें लाद कर खरीदारों के घर और दफातर तक पहुंचाते हैं। ये उसके काम के खुले राज हैं जो इमारत के चौकीदार तक को मालूम है। मेरे आदमी को इन मालूमात के हासिल में कोई दिक्कत नहीं हुई। तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। मैंने गहरा सांस लेकर तशक्कुर आमेज लहजा में कहा। मैं ये भी सोच कर आया था कि कार के नंबरों के जरिए उसकी मौजूदा मालकिन तक पहुंचने के लिए तुमको खासी तगोदो करनी पड़ेगी, मगर यहाँ सब कुछ तैयार है। तुम लोगों का इसके घर जाना मुमकिन नहीं तो उसी को उठवा लो। वीरा ने मुतबादिल तजवीज पेश कर दी। ऐसी बेहया औरतें किसी भी ज्यादती पर शोर नहीं मचाती, हर लम्हे और हर कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार रहती हैं। इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहां भी लाया जा सकता है। फिलहाल उसे छेड़ना मुनासिब नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैंने कहा, तुम उस औरत को आईमैन से मिलाकर सोच रहे हो? जरूरी नहीं कि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक हो। वो तुमको 24 घंटे का वक्त दे चुका था तो उसे मैडम को तुम्हारी तरफ भेजने की क्या जरूरत थी? गालिब इम्कान यह है कि मैडम को भेजने वाला कोई और रहा होगा। वीरा मैडम के खिलाफ फौरी कार्रवाई पर मुसर थी। अगर बात डैनी की होती तो कुछ भी सोचा जा सकता था। अव्वल खान ने मेरा साथ देते हुए वीरा को समझाया। इसके 1000 दुश्मन है, लेकिन गोल्डन फार्मेसी के हवाले से इस वक्त हमारे सामने सिर्फ एक हरीफ है। इसे नजरअंदाज करके दूसरी समतों में दिमाग लड़ाना हमाकत है। तुम एक अहम नुक्ते को नजरअंदाज कर रहे हो। वीरा बहस पर अड़ी हुई थी। तुमने बताया है कि आईमैन ने कोई फैसला करने के लिए 24 घंटे का वक्त मुकर्रर किया है। वो डेडलाइन 2 बजे से पहले पहले खत्म हो जाएगी। मैडम 2 बजे मुनीर से मिलने के लिए आएगी तो आईमैन कोई ना कोई फैसला कर चुका होगा। फिर उसके लिए मैडम की आमद की क्या अहमियत रह जाती है? 24 घंटों में वो कोई फैसला करेगा, मुझसे मिलने के लिए नहीं पहुंच आएगा। मैंने गुस्से से कहा। हो सकता है कि मुलाकात की सूरत के बारे में मैडम की कोई अफादियत हो। तुम उस नाबकार औरत को ढील देना चाह रहे हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारा वक्त बचाना चाह रही थी, वीरा ने मासूमियत से कहा और चुप साध ली। गजाला घरदारी में वक्त बर्बाद करने की कायल नहीं थी। ड्राइंग रूम से जाने के बाद उसने अपना वक्त किचन में गुजारा था और फिर चाय की मेज लगा दी थी। हम चारों मेज के गिर्द बैठे चाय पी रहे थे कि सुल्तान शाह बेदार होकर अपने कमरे से निकल आया। उसके चेहरे की जरबात हैरतनाक तेजी के साथ मामूल पर आ रही थीं, लेकिन नींद से बेदारी के सबब उसकी आंखें मुतवरम थीं। उसने करीब आकर सबको सलाम किया और फिर मेज से कुछ दूर रुककर दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ा हो गया। उसकी कीनतोज निगाहें वीरा के चेहरे पर जमी हुई थी। क्या कोई बुरा ख्वाब देकर आए हो जो मुझे यूं घूर रहे हो? वीरा ने उसकी निगाहों से बेचैन होकर पूछा। तुमने मुझे कौन सी दवा दी थी? सुल्तान शाह ने घुर्राते हुए सवाल किया। पहले भी 10 दफा बता दिया था कि वो दर्द की दवा थी। वीरा ने उसे जान छुड़ाने के लिए तनक मिजाजी का मुजाहरा जरूरी समझा। तुम झूठी हो। गोलियों का पैकेट मेरे सरहाने भूल आई थी। मैंने अभी उसका पर्चा पढ़ा है। वो नींद की तेज दवा है। होगी, वीरा ने रिटाई और बेपरवाही से कहा। यह बताओ कि सोने से तुमको आराम मिला या नहीं? आराम गया जहन्नुम में। मैं सोना नहीं चाह रहा था और तुमने मुझे धोखे से सुला दिया। वीरा बेसाख्ता हंस पड़ी। ये बात किसी और के सामने ना कह बैठना, वो ज़हनी तौर पर तुम्हें शेरख्वार बच्चा समझेगा। या वीरा के अलावा हम लोग भी बैठे हुए हैं, तुम इस पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैंने उसे टोका। सुल्तान शाह के चेहरे पर फैली हुई सख्ती यकलख्त काफूर हो गई और उसे मुस्कुराते हुए पूछा, खैरियत है? इस वक्त तुम दोनों यहाँ कैसे नजर आ रहे हो? थोड़ी देर पहले तुम्हारी मदहोशी काफूर हो जाती तो तुम्हें जलाल भी यहाँ नजर आता। वीरा बोलने से बाज नहीं रह सकी। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम चुप रहो। सुल्तान शाह ने उसे झिड़क दिया। क्या तुम्हारे दिमाग पर अभी तक ये खुमार सवार है कि कल तुमने आईमैन की ठुकाई की थी? वीरा ने तंज से कहा। अपनी ये खुशफहमी दूर कर लो। तुमने जैक स्मिथ नामी एक अमरीकी को मारा था जो आईमैन का एक मामूली गुलाम है। सुल्तान शाह की इस तफसार तलब निगाहें बेसाख्ता मेरी तरफ उठ गईं। अगर उसका नाम जैक ही है तब भी वो मामूली आदमी नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी। ये बात तय है कि वो नेग्रो आईमैन नहीं था। बेदार होने के बाद वो शायद मुंह हाथ धोकर आया था। खामोशी से हमारे साथ चाय नोशी में शरीक हो गया। घर आने के बाद मुझे किसी से कोई बात दोहराने की जरूरत पेश नहीं आई थी। मेरे पहुंचने से पहले अव्वल खान ने सबको हर बात बता दी थी।
इसमें सुल्तान शाह शामिल नहीं था। चायनोशी के दौरान गजाला ने उसे नए वाकयात से बाखबर करना शुरू कर दिया। वीरा ने कई मरतबा इन दोनों की गुफ्तगू में दखल अंदाज होने की कोशिश की, मगर वो दोनों उसे मुसलसल नजरअंदाज करते रहे। ये बात अव्वल खान भी जानता था कि गजाला का झुकाव हमेशा वीरा के बजाय सुल्तान शाह की तरफ होता था। जलाल अपना काम करके वापस जा चुका था। अव्वल खान ने भी मैडम के बारे में सब कुछ बताकर अपने ज़हन का बोझ हल्का कर लिया था। कुछ देर की गपशप के बाद वो भी घर से रुखसत हो गया। अव्वल खान की रवानगी के बाद वीरा और सुल्तान शाह के दरमियान पाई जाने वाली तलखी धीरे धीरे दूर होती चली गई। मैंने यह खास बात हमेशा नोट की थी कि हम चारों के दरमियान किसी पांचवें फर्द की मौजूदगी में सुल्तान शाह वीरा के तबसरों के बारे में ज्यादा हिसास और तल्ख हो जाता था। आपस के दोस्ताना माहौल में वीरा की बड़ी बड़ी बातें हंस कर पी जाता था। ये उसके मिजाज का एक अनोखा और किसी हद तक नाकाबिले फहम पहलू था। एक छत के नीचे रहने वाले खुश मिजाजी के मूड में हों तो वक्त बहुत अच्छे अंदाज में और तेजी से गुजरता चला जाता है। हम चारों ड्राइंग रूम में बैठे टेलीविजन देखते और वाकयात पर तबसरे करते रहे। किसी के पास कहने के लिए कोई नई बात नहीं थी, बस वक्त गुजारा जा रहा था। इस असना में रात के खाने का वक्त हो गया। सुल्तान शाह को करीबी होटल से गरम गरम रोगनी नान लाने के लिए भेज दिया गया। गजाला अपने बनाए हुए कोफ्तों को संभालने के लिए किचन में जा घुसी। वीरा मेरे साथ बैठी रह गई। आओ कमरे में चलते हैं। वीरा ने मुझे आंख मारकर धीमी आवाज में दावत दी। तुम्हारे ये लोफराना अंदाज मुझे जहर लगते हैं, मैंने तलखी से कहा। इस वक्त तुम क्लिफ्टन वाली मैडम से भी गई गुजरी लग रही हो। मेरी ये अंदाज हर एक के लिए नहीं है। आओ कमरे में चलते हैं। जल्दी से 2-3 गिलास ले लूंगी तो गजाला के बनाए हुए कोफ्तों का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। मुझे मालूम था कि मैंने उसकी फरमाइश पर अमल न किया तो वो गिलास और बोतल लेकर ड्राइंग रूम में आ बैठेगी। वहां से हमारी आवाजें गजाला के कानों में पड़ सकती थीं। वीरा अपनी रो में बहकर बाज औकात ऐसी ज़ुबानी बातें कह जाती थी जिनका गजाला के कानों में न पड़ना ही बेहतर था। आओ, मैं नीम दिली के साथ अपनी जगह छोड़ती। माय गॉड, वो तहय्युर ज़दा आवाज में तकरीबन चीख पड़ी। आज मेरे सितारे वाकई यावरी कर रहे हैं। तुमने इतनी आसानी से मेरी बात मान ली। वीरा की आवाज इतनी बुलंद थी कि गजाला घबरा कर किचन से ड्राइंग रूम में आ गई और बुखलाई हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? वीरा क्यों चीखी थी? सितारे आसमान पर अपनी गर्दिश में मसरूफ रहते हैं। आदमी इनके चक्कर में जमीन पर घन चक्कर बना रहता है। वीरा समझ रही है कि सारे सितारे उसी की खुश नसीबी के लिए हरकत में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने इसके कमरे में जाने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। आप इसके कमरे में क्यों जा रहे हैं? गजाला ने बज़ाहिर मुस्कुराते हुए सवाल किया था, मगर उसके अल्फाज में पनहा शिकवा मुझसे पोशीदा नहीं रह सका। तुम्हारे कोफ्तों से इंसाफ करने के लिए ये कुछ पीना चाह रही है। ये रोज ही पीती है। आप इसे फीडर में डालकर चुसनी से तो नहीं पिलाएंगे। ये कहते हुए गजाला के नाजुक लबों पर एक बेरहमाना मुस्कुराहट तैर गई। अच्छा आइडिया है, किसी दिन ये तरकीब भी आजमाऊंगी, वीरा जल्दी से बोली। गजाला ने निगाह भर के मुझे देखा और दोबारा किचन की तरफ चली गई। वीरा ने मेरा हाथ थामा और अपने कमरे की तरफ चल दी। उसे कतई अंदाजा नहीं हो सका कि गजाला को इस वक्त मेरा फैसला पसंद नहीं आया था। बाज़ औक़ात वो मेरे और वीरा के मरासिम के बारे में बहुत ज्यादा हिसास हो जाती थी। वीरा ने अपने कमरे में दाखिल होकर तेजी से दरवाजा बंद किया और इससे अपनी पुष्ट टिकाकर मुझे बेखबरी में अपनी तरफ खींच लिया। वो बिलाशुबा बहुत पुरकशिश औरत थी। उसके वजूद के भरपूर लम्स से मेरे बदन में फुरेरियां सी दौड़ गईं। मैंने बौखला कर उससे अलग होना चाहा, लेकिन उसने किसी भूखी शेरनी की तरह मुझे अपने बाजू में दबोच लिया। यकायक कमरा चट चट की 2 आवाजों से गूंज उठा। अलग घटो, ये क्या वैशियाना बन कर रही हो? मैंने पूरी कुव्वत सर्व करके उसके बाजू के हिसार को तोड़ दिया। उसने अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए शौक नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, तुम मुसलमान लोग अपने माल में से सदका खैरात निकालते हो। अपनी और गजाला की मोहब्बत में से मेरे लिए भी कुछ सदका निकालते रहा करो, मैं इसी में खुश रहूंगी। सच बता रही हूं कि इस वक्त जबरदस्ती छीने हुए चंद लम्हे मुझे हफ्तों मजा देते रहेंगे। तुम बेशरम हो गई हो। इस वक्त तुम्हारे दिमाग पर शैतान सवार है। मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगा। उसने मेरा बाजू थाम लिया। शैतान तुम्हारे मर्दाना होंठों की तपश से जल गया। मैं वादा करती हूं कि अब तुम्हें नहीं छेड़ूंगी। वो अपने बिस्तर पर चली गई, जहां पीने के लवाजिम हर वक्त उसके सराहने मौजूद रहने लगे थे। मैं बिस्तर से दूर एक अलग थलग कुर्सी पर बैठ गया। उसने ब्लैक लेबल की बोतल से आतशी सयाल गिलास में उंडेलना शुरू किया तो मेरी नजरें उसी तरफ मरकूज थीं। वो रुके बगैर अस्काच गिलास में उंडेलती रही। मिकदार देख कर मेरे दिमाग में तशवीश सर उभारने लगी। वो एक ही गिलास में अपना काम तमाम करने पर तुरी हुई नजर आ रही थी। वो गिलास अस्काच से आधा भर गया तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने अपनी खामोशी तोड़ दी। वीरा, कुछ खुदा का खौफ करो। इस तकल्लुफ से तो बेहतर था कि तुम बराह रास्त बोतल ही अपने मुंह से लगा लेती। वीरा रुक गई। इस वक्त तक आधा गिलास भर चुका था। उसने बोतल बंद की
आइस पार्ट से पिघली हुई बर्फ का ठंडा पानी मिलाकर गिलास को पूरा किया और बिस्तर पर नींद दराज हो गई। मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया था कि तुम नहीं टोकोगे तो बोतल से पूरा गिलास भर लूंगी। अब तुम खाने के दौरान ही बहकना शुरू कर देना। मैंने जलकर कहा, मैं बहकने वालों में से नहीं हूं, बस पीकर जरा कड़वा सच बोलने लगती हूं। उसने गिलास अपने मुंह से लगाकर एक लंबा घूंट अपने मैदे में उतार लिया। यह डीलक्स स्कॉच है, धीरे धीरे असर करती है। जरा गिलास जल्दी खत्म कर लूं, सुल्तान शाह गाड़ी से गया है, जरा सी देर में लौट आएगा। वाह, आज तुम अपने पुराने तजर्बों की बातें दोहरा रहे हो। तुमसे यह नहीं कहा जा सकता कि जालिम तूने पी ही नहीं। वो मुसलसल बोलती रही। मैं गुफ्तगू में उसका साथ देता रहा ताकि घर की फिजा बदस्तूर खुशगवार रहे। बड़ी बात यह थी कि उसे अपने वादे का पूरा पास था। उसने मुझे हाथ लगाया, न मेरे करीब आने की कोशिश की। वैसे मैं उसके किसी दूसरे होशरुबा हमले से अपना बचाव करने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुल्तान शाह की गाड़ी पोर्च में बंद होने की आवाज आई तो वीरा का गिलास खत्म होने वाला था। उसने आखिरी घूंट लेकर खाली गिलास साइड टेबल पर रखा और बिस्तर से उतर गई। मैंने अपनी जगह छोड़ी और तेजी से बढ़कर दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गया। इस वक्त लेडीज फर्स्ट वाले असूल का लिहाज करना मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। गजाला ने खाना लगाया तो पूरा घर कोफ्तों की इश्तिहा अंगेज खुशबू से महक उठा। वीरा सरूर के आलम में थी। उसने कोफ्तों का पहला लुकमा लेते ही गजाला की तारीफ में जमीनों आसमां के कलावे मिलाना शुरू कर दिए। शायद 10 बजे का अमल था। खाने का दौर चल रहा था कि फाटक के बाहर लगी हुई घंटी बज उठी। सुल्तान शाह ने गाड़ी अंदर लाकर फाटक बुलेट न किया होता तो शायद अंदरूनी डोर बेल ही बजाई जाती। सुल्तान शाह अपनी जगह छोड़कर बाहर चला गया। हम तीनों की तवज्जो खाने से ज्यादा दरवाजे की तरफ मफसूल हो गई। ताजाने इस वक्त कौन आया था। सुल्तान शाह को वापसी में देर नहीं लगी। उसके हाथ में एक थैली झूल रही थी। उसे देखते ही मैंने भांप लिया कि वो कोई हथियार लाया था। वो थैली मेज पर रखकर दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जलाल आया था, शुक्रिया के साथ बीमगन देकर चला गया। तुमने उसे अंदर नहीं बुलाया? मैंने हल्की सी तुर्शी से पूछा। मैंने बहुत इसरार किया मगर वो रुका नहीं। उजलत में नजर आ रहा था क्योंकि उसकी गाड़ी का इंजन चल रहा था। इसका मतलब है कि वनूद का काम हो गया। वीरा ने अपने नरखरे पर उंगली फेर कर कहा, काम ना हुआ होता तो अभी बीमगन न लौटाता। सुल्तान शाह बोला, देखते हैं कि सुबह का अखबार क्या खबर लाता है। खाने के दौरान में ही वीरा की नीली आंखों में खुबार के गहरे लहरिए तैरने लगे। शिकमपुरी के साथ साथ अल्कोहल का असर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वीरा बिला नोश थी। उसकी आवाज में कोई लुकनत पैदा नहीं हुई थी, न बातों में बहकने की अलामत नमूदार हुई थी। ये जरूर हुआ कि खाना खत्म होने के बाद वो कुर्सी छोड़कर उठने लगी तो लड़खड़ा गई। अगर सुल्तान शाह तेजी से उसे न संभाल लेता तो वह बाएं पहलू के बल कालीन पर ढेर हो जाती। इसलिए कहते हैं कि अपने ज़र्फ से ज्यादा मत पिया करो। सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अब सारे घर में लड़खड़ाती और गिरती फिरोगी। इन बातों पर तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, सिर्फ डैनी अथॉरिटी रखता है। इसे पूछ लो कि मेरा ज़र्फ बहुत बड़ा है। तो अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाते हुए बोली, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, जो कुछ है वो सामने नजर आ रहा है। सुल्तान शाह ने उसकी चानें छोड़ दी। वीरा हम तीनों को शब बखैर कहकर हमवार मगर कदरे मस्ताना चाल के साथ अपने कमरे की तरफ चलती। बेचारी, गजाला तुरहम अमेज आवाज में बुड़बुड़ाई, पता नहीं से शराब पीकर क्या मिलता है। खुद फरामोशी, मैंने उस खुद जवाब दे डाला। इस आलम में इंसान अपने हर दुख सुख को भूलकर दुनिया को इस रंग में देखने लगता है जिसमें वो उसे पसंद करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसके दुख आंसुओं की लड़ियों की सूरत में आंखों से बह निकलते हैं, मगर यह सब खुद फरेबी होती है। नशा उतरता है तो उसे अपने गिरदोपेश की दुनिया पहले से ज्यादा संगीन और बेरोनक नजर आने लगती है। एक बात का इत्मीनान है कि अब वो हमारी रात काली नहीं करेगी। सुल्तान शाह ने तशक्कुर अमेज लहजे में कहा, बिस्तर पर गिरकर गहरी नींद सो जाएगी। हम तीनों हाथ धोकर ड्राइंग रूम में आ गए। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि जलाल ने वनूद को मार दिया होगा। कुछ देर के बाद गजाला ने भी यकीनी से कहा, बीमगन की वापसी तुम्हारे इस शुबे की तरदीद कर रही है। मैंने जवाब दिया, यह भी तो हो सकता है कि आखिरी लम्हात पर उसने अपना इरादा बदल दिया हो। सुल्तान शाह ने अपना ख्याल जाहिर किया, इसका इम्कान कम है। उसने इरादा बदल दिया होता तो इस वक्त इतनी उजलत में ना होता। कुछ देर के लिए हमारे साथ जरूर बैठता। दोनों ने मेरी इस दलील का कोई जवाब नहीं दिया और अपनी तवज्जो टेलीविजन पर मरकूज कर दी। हमेशा की तरह स्क्रीन पर मौसीकी का एक खुश्क और बेरूह प्रोग्राम चल रहा था। जरा सी देर में गजाला उकताकर उठ गई। सुल्तान शाह ने टेलीविजन के जिम्मेदारों को बुरा भला कहते हुए टीवी बंद कर दिया। महफिल बर्खास्त हो गई। वीरा के कमरे की तरफ सकूत का राज था। सुल्तान शाह अपने कमरे की तरफ चल दिया। मैं गजाला को लेकर अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया।
अगली सुबह के अखबार में पहले सफे पर 4 कालमी जैली सुर्खी में वनोद के इबरतनाक अंजाम की खबर मौजूद थी। वो शहर के एक बड़े होटल की पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी के करीब ही मुर्दा हालत में पाया गया था। उसके सीने पर बाएं जानिब एक आर पार सुराख था जो बुरी तरह झुलसा हुआ था। उसके बदन से खून का एक कतरा भी नहीं बहा था और वो कोई चीख मारे बगैर खत्म हो गया था। पार्किंग लॉट के निगरान और 2 चौकीदारों में से किसी ने वहां कोई गैर मामूली इंसानी आवाज या चीख नहीं सुनी थी। वनोद का कत्ल क्लिफ्टन के वीरान साहिल पर नादर के कत्ल की तरह लेजर गन के इस्तेमाल का नतीजा करार दिया गया था। दोनों वारदातों में यकसानियत के बिना पर यह बात वसूख से लिखी गई थी कि वनोद नामी भारतीय सफारती अफसर को उसी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द ने मारा था जो नादर के जरिए हासिल किए हुए मकान में चोरी छुपे रोपोश हुआ था। नादर के कत्ल का एक सबब सामने था कि उसे कातिल के बारे में बहुत कुछ मालूम था, लेकिन वनोद के कत्ल की वजह का तयन नहीं किया जा सका था। एक दिन का वक्त मिल जाने पर अखबार वालों ने एक जामे कहानी तैयार कर ली थी जिसकी बुनियाद राजा के बयान पर रखी गई थी। राजा ने पुलिस की तहवील में यह एतराफ़ कर लिया था कि वो शी के एक आईमैन के लिए काम कर रहा था जो उसे शहर में हेरोइन फैलाने के लिए डॉलरों की सूरत में भारी मुआवजा दे रहा था। वो आईमैन वही था जो नादर की मार्फत डिफेंस के B52 बंगले में छुपा हुआ था। नादर 2 रोज पहले तक B52 के नंबर पर फोन करके आईमैन को अपनी रिपोर्टें देता रहा था, लेकिन नामालूम वजह के बिना पर आईमैन B52 से निकल गया। शी के बारे में लिखा गया था कि वो अमेरिका की एक बाकायदा NGO थी जो वहां हेरोइन के इंसदाद और इसके आदमियों के इलाज का मिशन सरअंजाम दे रही थी। इस तंजीम को अमेरिका में इस कदर असरो नफूज हासिल था कि उसके सरबराह को सदर के सीक्रेट फंड से बराह रास्त भारी ग्रांट दी जाती थी। पाकिस्तान में शी का कोई बाज़ाब्ता दफ्तर या नुमाइंदा नहीं था, मगर इसके आदमी ज़ेर ज़मीं कार्रवाइयों के जरिए पाकिस्तान में हेरोइन की खपत बढ़ाने की कोशिशें करते रहते थे ताकि पाकिस्तान के रास्ते स्मगल होकर अमेरिका जाने वाली हेरोइन की मिकदार कम की जा सके। कुछ अरसा कबल शी पाकिस्तान की सबसे बड़ी और ताकतवर ज़ेर ज़मीन तंजीम रही थी, लेकिन आपस के झगड़ों और चंद बड़ों की बगावत के बाद उसका शराजा तेजी से बिखरता चला गया और कुछ अरसे के लिए शी किस्सा पारीना बन गई। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से इसकी शराजा बंदी के लिए दोबारा ज़ेर ज़मीन सरगर्मियां जोर पकड़ गई थी। इन सरगर्मियों का जिम्मेदार शी का वो पुरस्रार आईमैन था जो नादर के खून से अपने हाथ रंग चुका था। नादर के बाद उसने दूसरा वार वनूद पर किया था। अमेरिका से बाहर शी के हर बड़े का लकब आईमैन था। इसकी शनाख्त सिल्वर आई थी और इसकी जाहिरी ताकत लेजर गन थी। अखबार ने इस रोज पहली बार खुलकर वो सब बातें लिख डाली थी जो उससे पहले सीना ब सीना चलती रही थी, लेकिन रिकॉर्ड पर कुछ भी मौजूद नहीं था। अखबार ने आईमैन की तीसरी वारदात का हवाला भी दिया था जिसमें गैर मुल्की स्याह फार्म शख्स ने ली मार्केट के मसरूफ इलाके में लेजर गन चलाकर एक शख्स को हमेशा के लिए उसके बाजू से महरूम कर दिया था।